सभी राष्ट्रप्रेमी भाई बहनों को सादर प्रणाम। मैं हूं स्वामी आदित्य वेश और आप मिशन आर्यवर्त देख रहे हैं। जैसा पहले भी आपने देखा कि आयुर्वेद की पाठशाला या स्वास्थ्य की पाठशाला में हम लोग लेकर के आते हैं प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य कायाकल्प के संस्थापक आदरणीय वैद्य सत्यप्रकाश आर्य जी को, और उनसे पूछते हैं कि किचन के माध्यम से हमारी समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, आयुर्वेद के माध्यम से हमारी समस्याओं का या बीमारियों का क्या निदान हो सकता है, और आम जीवन शैली को सुधार करके कब कैसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं वैद्य सत्यप्रकाश जी का। वैद्य जी, आपका स्वागत है एक बार फिर मिशन आर्यवर्त पर। स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो समझता था कि आप वेद के ही ज्ञाता हैं, लेकिन आप तो आयुर्वेद का भी गहन अध्ययन रखते हैं और सभी बीमारियों के बारे में आपको बड़ी उत्कंठा रहती है और आप जानते हैं, और जो आप विषय पूछते हैं बहुत ही अच्छा होता है, और शायद ये दर्शक सभी उसका आनंद अवश्य उठाएंगे और अपने शरीर को और अपने देश को स्वस्थ बनाने में आपका और हमारे लक्ष्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद वैद्य जी। मैं कोई आयुर्वेद का जानकार तो नहीं हूँ, पर क्योंकि जैसा साथियों से हर रोज पब्लिक में रहते हैं, मिलना जुलना होता है, वो लोग बीमारियों के बारे में चर्चा भी करते हैं, और कहीं ना कहीं यही भाव रहता है कि जहाँ हम वेद का प्रचार कर रहे हैं वो आयुर्वेद भी एक तरह से उसी का एक अंग है, उसी का एक भाग है, और आयुर्वेद के माध्यम से यदि जीवन सफल होगा, स्वस्थ होंगे, तो ही हम लोग वेद की ओर लौट भी सकते हैं, और वेद की ओर लौट करके जड़ों से जुड़ करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ये एक प्रयास है। भाई जी, पिछले दिनों मैं हॉलैंड में था, और आप जानते हैं थोड़ा लंबा सफ़र भी हो जाता है। आर्य समाज के किसी कार्यक्रम में मैं गया था, तो एग्जर्शन हो जाती है, लंबा सफ़र हो जाता है, कंजस्टेड सीटें होती हैं जहाज़ में। फिर वो जहाज़ का खान पीन भी ऐसा ही रहता है, और समय भी खान पीन का बदल जाता है। उसकी वजह से मुझे जो है एग्जर्शन भी हुआ और सिर में काफ़ी दर्द हुआ। तो वहाँ एक साथी थे, मैंने उनसे कहा कि भाई डॉक्टर के पास चलते हैं, कुछ इसका समाधान करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि प्रोग्राम आगे के बिगड़ जाए। तो वैसे ही उन्होंने हंसते हंसते कहा कि आप कमाल की बात कर रहे हैं, आप जो है डॉक्टर के पास क्यों जाना चाह रहे हैं। मैंने कहा तो किन के पास जाएं। उन्होंने कहा कि वैद्य जी के पास जाइए। मैंने कहा मैं हॉलैंड से किस वैद्य जी के पास जाऊँ। तो उन्होंने आपका नाम लिया कि वैद्य जी जो है यहाँ हॉलैंड में कई बार आते हैं, और वो लोग भी यहाँ भारत में जो है दवाइयाँ लेने के लिए आते हैं। तो मुझे इतनी अंदर से खुशी हुई कि जिनके पास मैं रोहतक में हम लोग नज़दीक रहते हैं, उनकी ख्याति जो है विदेशों तक फैली हुई है। तो फिर हमने वहीं से ही वैद्य जी से बात करके उस समस्या का जो बिल्कुल छोटा सा निदान मुझे लगता है कि उन्होंने दिया। चुटकी में पहले एक शक्तिमान आता था, छोटी मगर मोटी बातें वो करते थे, तो वैद्य जी ने थोड़ा सा संकेत किया कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, और उसका समाधान हो गया। खैर, ये एक प्रसंग वश एक बात आई कि भाई आप विदेशों में भी आज जो है वैद्य जी का इतना ख्याति है और प्रचार और प्रसार है। वैद्य जी, मैं आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूँ। यदि आज गूगल पर आप सर्च करके देखेंगे, किसी भी हर दूसरे तीसरे आदमी से पूछ करके देखेंगे कि क्या बीमारी, क्या दिक्कत है, तो हर व्यक्ति कहता है कि मुझे डायबिटीज है, शुगर है, मधुमेह जिसको कहते हैं, उससे परेशान दिखता है। और बहुत से लोगों में अलग अलग तरह के जो है बातें होती है, कहीं चिड़चिड़ापन है, कहीं शरीर में थकावट रहती है और दर्द सा रहता है, ये बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इसमें भी आपकी महारत हासिल है, लाखों लोग जो है आपके हॉस्पिटल्स में आते हैं और शुगर का इलाज करवा के जाते हैं, तो आप किस प्रक्रिया से उनका इलाज करते हैं वो मैं बाद में पूछूंगा, पर सबसे पहले ये कि ये शुगर है क्या चीज़, ये समस्या क्या है। देखिए स्वामी जी, वैसे तो दवाइयाँ मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदेशों में हम कांटेक्ट करते हैं। जी जी। उनको दवाइयाँ समझाते हैं, घरेलू इलाज बताते हैं, और दवा की आवश्यकता हो तो दवा भी भेजते हैं। लेकिन ये शुगर तकरीबन विदेशों में बहुत ज़्यादा है, और उससे भी अब कई गुना ज़्यादा हमारे यहाँ भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम शुगर को पहचान ही नहीं पा रहे। एलोपैथी में शुगर सिर्फ 2 प्रकार का बताया गया, जो इंसुलिन पर आधारित है, लेकिन आयुर्वेद में प्रमेह रोग को 20 प्रकार का कहा गया। प्रचुरम वारम वारम विहरम मूत्र त्यागम करोति इति प्रमेह, मतलब पेशाब का ज्यादा मात्रा में जाना ही प्रमेह है आयुर्वेद के अनुसार। दूसरा, शिखता में अगर पेशाब में सफेद सफेद जाता है, शांदर में है उसमें लाल सी आती, लाला में, हरिद्रा में, मंजिठ में, इस तरह से 20 प्रकार का प्रमेह रोग। अच्छा जी, शुगर 20 प्रकार का, 20 प्रकार का, बिल्कुल। जब हमारे गैस बनना शुरू होती है आयुर्वेद में, वहीं से एक शुगर शुरू हो गया। जी जी जी। जब मांस सूखना शुरू हो जाता है, आयुर्वेद कहता है शुगर हो गया, वेट कम होना जिसको बोलते हैं। जी जी जी। जब आपकी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है तो आयुर्वेद कहता है कि आपको शुगर हो गया। आपकी काम करने की इच्छा ना करे तो आयुर्वेद कहता है शुगर हो गया।
पैरों में जलन है या तलवों में जलन होने लग जाती है तो आयुर्वेद कहता है शुगर है। लेकिन एलोपैथी कब कहती है? जब आपका इंसुलिन बनना गड़बड़ हो जाता है तब वो कहते हैं कि आपको शुगर होगा। इसलिए उस स्टेज तक जब वो आपको शुगर बताते हैं तो वो आपको असाध्य बना देते हैं। तो शुगर की मुख्य पहचान यही है, जब आपको गैस या कब्जी बननी शुरू हो जाए, जी जी, एसिड बनना शुरू हो जाए, समझो आप शुगर की शुरुआत पर आ गए। ये पूर्व रूप है उसके। आपको कभी सिर में दर्द हो रहा है, कभी गर्दन में दर्द हो रहा है, कभी कूल्हे में दर्द हो रहा है, कभी टांगों में दर्द हो रहा है, ये भी आपका शुगर का एक रूप है। जी जी जी, क्योंकि आपकी नसें ब्लॉक होगी, गैस जहां जाती है वहां रुक जाती है। और कई बार तो आपने देखा होगा कि अचानक हृदय रोगी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने स्टंट लगा दिया और उस स्टंट के लगाने के 1-2 महीने बाद डॉक्टर डिक्लेयर कर देता जी आपको शुगर हो गया। हाँ जी जी, हमारे यहाँ तो जब वो बीपी बढ़ा था या आपको स्टंट लाने की आवश्यकता पड़ी थी तभी भी शुगर था। अच्छा, वो बाद में उसको जब पैनक्रियाज पर इफेक्ट आ गया तब वो कहते हैं कि आपका शुगर बन गया। नपुंसकता का होना भी शुगर है। जब से आप नपुंसकता आ जाती है, अब औरत में सेक्सुअल डिजायर्स की इच्छा नहीं होती, भांज बन जाती है, तो आयुर्वेद कहता शुगर हो गया। तो इस तरह से शुगर एक बड़ा रूप है और सबसे छोटी बीमारी। जी कोई खतरा नहीं इस बीमारी से। खतरा कब पैदा हो गया? जब डॉक्टर्स ने कहा कि मीठा बंद कर दीजिए, डॉक्टर्स ने कहा घी बंद कर दीजिए। जब ये 2 चीजें आपकी बंद कर दी गई उसके बाद ये शुगर जो है असाध्य बन गया। ऐसा भी बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि कहते हैं ना कि कमजोर शरीर में हजारों बीमारी आ जाती है और ताकतवर के पास कोई नहीं आता। तो शरीर में प्रकृति ने सबसे पहला रस दिया मधुर रस, जो सबसे ताकतवर है और कफज होता है। जी जी जी, यानी प्रमेय रोग एक गर्मी का रोग है, वहां कफज आपके मीठे को बंद कर दिया गया। और जब मीठा आपका बंद हो गया और मधुर रस सबसे ताकतवर है, यानी ताकत देने का सबसे ताकतवर माध्यम आपका बंद हो गया, तो ताकत कहां से आएगी? पर बहन जी हर जगह आपको ये देखने को मिलता है कि शुगर के नाम पे सबसे पहले मीठा बंद करवाया जाता है, और जिन जिन चीज़ों में मीठा, खास करके जैसे केला है उसको भी बंद करवा देते हैं, आम है उसको भी बंद करवा देते हैं, और किसी प्रकार की मिठाई में जो है मीठा वैसे भी बंद करवा देते हैं। और आप दूसरी तरफ से कह रहे हो कि ये मीठे की मीठे से ठीक होगा। आप ये समझिए कि आयुर्वेद क्या कहता है, बलम रक्षेत तदनंतरम चिकित्सा कुर्यात्। पहले बल की रक्षा कीजिए, बाद में चिकित्सा कीजिए, ये आयुर्वेद कहता है। ये बल कहाँ से बनेगा? मीठा खाने से। मीठा कौन सा खाएंगे? केले का मीठा खाइए, अमरूद खाइए, आप आम खाइए, खूब खाइए फलों को। लेकिन ये फल नकली नहीं होने चाहिए, स्टोर्ड नहीं होने चाहिए, वास्तव में पके हुए होने चाहिए। यानी जो फल सस्ता हो जाए उस किसी भी मीठे फल का प्रयोग कीजिए, कभी आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। और रही बात है मीठे की, अगर आप उसको उबाल करके पीते हैं, मीठा गर्म करता है, तो गर्मी से शुगर बढ़ेगा। जो बाजार की मिठाइयां हैं वो सब नकली, उनको खाएंगे तो फिर आपका शुगर बढ़ेगा। तो यहाँ मीठे का दोष नहीं है, आपकी मीठी की प्रकार का दोष है कि वो मीठा असली था या नकली था, गर्म था या ठंडा था। हम तो शुगर के रोगियों को दिन में 3 बार मीठा पानी पिलाते हैं और इंसुलिन भी बंद कराते हैं। दिन में 3 बार मीठा पानी, ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए ना ज्यादा मीठा लगे ना फीका लगे। ये कैसे हो सकता है? इंसुलिन भी आप बंद करवा रहे हैं, इधर से मीठा भी पिला रहे हैं, फिर ये क्या कोई अलग तरह का मीठा आपने बनाया है या यही चीनी पिला रहे हो? नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए। रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने, दिल्ली बाईपास के नजदीक। और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, नांगलोई अध्यापक नगर नजदीक नारायण धर्मकाटा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8595299299 या 7428299299। कोई मीठा नहीं, ना चीनी पिलाते, हम खांड का प्रयोग कराते हैं। देसी खांड या मिश्री का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे पहले जब बाहर से अतिथि आता था तो हम दूध की लस्सी पिलाते थे। हाँ। या पानी की लस्सी पिलाते थे, यानी ठंडे पानी में, घड़े के पानी में मीठा पिलाते, उसको पिलाते, वो ठंडी हो जाती है। शुगर एक गर्मी का रोग है या डाइजेशन कमजोरी का रोग है। आपने मीठा पानी पिलाया, उसको भूख लगेगी, ताकत आएगी, गर्मी दूर हो जाएगी। जब गर्मी दूर होगी तो आपका शुगर दूर हो जाएगा। नहीं तो अगर आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने मीठा बंद कर दिया, क्या मीठा बंद करने से किसी का शुगर ठीक हो गया? दवाई ले रहे हैं फिर भी लगातार। जिस दिन गोली बंद कर दो उसी दिन आपका शुगर बढ़ जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब मीठा तो कारण नहीं था, लेकिन मीठा बंद करके आपने अपने शरीर की ताकत को कम कर लिया। आयुर्वेद ने कहा आद्यौ बलम रक्षेत, पहले बल की रक्षा करो। बल की रक्षा किससे बनेगी? आपकी मीठे से।
इसलिए उस सिद्धांत पर जब मैंने काम किया पिछले 36 वर्षों से, मैं कहता हूँ शुगर का रोगी कोई शुगर नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है और आप ठीक हो जाएंगे। मेरे यहाँ शुगर के रोगियों में मीठा खिलाता हूँ, घी खिलाता हूँ, आंखें ठीक हो जाती हैं, घुटने ठीक हो जाते हैं, सेक्सुअल पावर बन जाती है, काम करने की इच्छा करती है। जो महिला कहती है मुझसे काम नहीं किया जाता, बगैर चाहे कि मैं काम नहीं कर सकती, मेरा दिल नहीं करता, दूसरे दिन कहने लग जाती है अब तो खूब काम करने को दिल करता है जी, मैं सारे घर का काम अब तो भाग के वैद्य जी मैं इसीलिए आपसे मैंने ये चर्चा की, हजारों लोग कहते हैं मैम हम लोग वहाँ ठीक होकर के आए हैं, वैद्य जी के पास गए तो हमें जो है इसका समाधान मिला। तो आप जो है इसका ट्रीटमेंट किस रूप में करते हैं? ये तो आपने एक लक्षण और समस्या का वो बताया, तो आप इसका समाधान क्या बताते हैं इसका आयुर्वेदिक में? इसका समाधान यही है ना कि हमें ये देखना है कि अगर आपके पैरों में जलन है तो समझो आपके अंदर पित्त की अधिकता है। जी। आपको नींद नहीं आ रही, बाल झड़ने लग गए हैं तो समझो ये भी गर्मी की अधिकता है। घबराहट बेचैनी हो रही है, बीपी बढ़ रहा है तो भी समझो आप पित्त के रोगी हैं। हमें प्रकृति को देखना होगा। आयुर्वेद वात पित्त और कफ पर चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वात पित्त कफ जो है यही शुगर का निर्माण करते हैं। तो जहां आज सबसे ज्यादा मैं देखता हूं मेरे अनुभव में तकरीबन रोगी जो है वो पित्त के, और पित्त के साथ जब वात मिल जाती है तो भयंकर शुगर बन जाता है। बिल्कुल। उनके पैर सूज जाते हैं, घाव ठीक नहीं होता है, बहुत बेहद मोटे हो जाते हैं। तो वातज प्रमेह को हम मानते हैं कि मुश्किल है ठीक होना, नहीं तो कफज और पित्त को ठीक हो जाता है। और जब गर्मी की अधिकता है, ये गर्मी कैसे ठीक करते हैं? आयुर्वेद कहता है पित्त विरेचना। तो हम ऐसे रोगियों का पहले पेट साफ करते हैं, जब पेट साफ हो जाएगा गर्मी खत्म हो जाएगी। दूसरा कहते हैं घी खिलाइए, क्योंकि जैसे सब्जी में मिर्च ज्यादा है आप घी डाल दीजिए, मिर्च का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और वहीं अगर तेल डालेंगे तो तीखी हो जाएगी, यानी तेल आपकी गर्मी को बढ़ाता है। इसलिए मैं कहता हूँ तेल का खाना बंद कर दीजिए। और घी जो है गर्मी को मारता है, तो मैं घी खिलाता हूँ तो वहां गर्मी खत्म होगी। जब गर्मी कम होगी तो आपका शुगर ठीक हो जाएगा। और घी एक रसायन भी होता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सनेन मधुरम आहारम अमृतुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया। जब ये मीठा अमृत है और हमने खिलाया, शरीर के अंगों में पावर आ गई, तो सदा के लिए आपकी आंखें ठीक हो गई, घुटने का दर्द चला गया, पैरों की जलन चली गई, नसों की झनझनाहट चली गई, जो काम करने की इच्छा नहीं थी वो काम करने की इच्छा हो गई है, और आपकी याददाश्त बढ़ने लगी। शुगर नाम की चीज तो फिर रही नहीं आपको। नहीं तो आप एक दिन उनकी दवाइयां बंद करके देखो, आपका शुगर बढ़ जाएगा। मैं आपकी दवाइयां 1 महीने में अंग्रेजी दवाई बंद करा दूंगा, सिर्फ घी और दूध पिलाऊंगा, मीठा खिलाऊंगा, देखना आपका मीठा शुगर नहीं बढ़ेगा, गिनती भी आपकी ठीक आएगी, याददाश्त भी आएगी, शरीर का निर्माण भी होगा। इसलिए मैं कहता हूँ शुगर से घबराने की आवश्यकता नहीं। आपने देखा होगा पहले हमारे देहात के अंदर लोग 1-1 किलो मीठा खाते थे, किसी को शुगर नहीं था, हलवा खाते थे, खूब मीठा खाते थे। घर में बैठे हुआ अतिथि आता था, घी बुरा पहले खिलाते थे, और 1-1 कटोरा खिलाते थे, तो पूरा परिवार नहीं खा सकता, इतनी बुरा वो अकेला खाते थे। बिल्कुल। किसी को शुगर नहीं था। कब हुआ शुगर? जब इन लोगों ने सुबह सुबह चाय का पीना शुरू किया, यानी चाय सबसे बड़ा शुगर का कारण। इसलिए मैं अपने रोगियों को कहता हूँ चाय बंद कर दीजिए, खाली पेट चाय, मात्र 1 प्लेट, खाली पेट नहीं, सारे दिन की चाय और कॉफी तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये बिल्कुल जहर है। क्यों जहर है? कि चाय शरीर के घी को खत्म करती है, खुश्की लाती है, जो वायु को बढ़ाएगी, और वायु ही रोगों का कारण है। इसलिए चाय पिएंगे तो आपके अंदर वायु बढ़ेगी, वायु बढ़ेगी तो विकृत वायु ही तो रोगों का कारण है ना। बिल्कुल। इसलिए शास्त्र कहते हैं पित्त पंगु कप पंगु पंगु मलधात्व है, वायु ना यत्र नियंत्रे गच्छन्ति मेघवत है। अगर वायु जिस तरह से बादलों को जहां ले जाकर वहां वर्षा करा देती है, उसी तरह से वात पित्त और कफ जन्य रोगों को विकृत वायु जहां ले जाकर के उसको ले जाएगी, वहां का रोग पैदा कर देगी। अब विकृत वायु कैसे हुई? जब आपने वायु की अति कर दी। वायु की अति कैसे हुई? रूखा खाने से, चाय के पीने से, ज्यादा चिंता करने से। इसलिए शास्त्र में लिखा अति संदिग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् अति संताप क्रोध शोक तथा, ये सभी आपकी वायु को बढ़ाते हैं। और आपने सारे काम कर दिए, ज्यादा तली हुई चीजों का प्रयोग करें। इसलिए हम कहते हैं तली हुई चीजों को बंद कर दो, घी का छौंक लगाओ, और भी दाल सब्जी बाद में बन जाए, उसके बाद में थोड़ा सा छौंक तैयार करो, वो मिला दो, वैसे घी खाओ, कोई नुकसान नहीं करेगा। तो आप जब ऐसे करें उसी सिद्धांत से आप ठीक हो जाएंगे, कोई औषधि की आवश्यकता नहीं, यही औषधि है। इसलिए आयुर्वेद कहता है पथ्य सेवन है किम विसर्जन, परहेज से रहोगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है। आप पथ्य सेवन है किम विसर्जन, और बदपरहेजी करोगे तो कोई रोग काम करेगा नहीं। तो परहेज कर लो, ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी ने आपको यही बताया कि सावधानी रखेंगे और आयुर्वेद का सहारा भी लेंगे, जीवन दिनचर्या जो है वो भी अच्छी होगी तो आप भी अच्छे ही बनेंगे। मैं आशा करता हूँ जिस रोग से आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग ग्रस्त हैं उसका एक भ्रांति निवारण भी हुआ है, और एक प्रयास हुआ है कि उसको कैसे आप घर में रह करके भी
ठीक कर सकते हैं। वैसे इसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे एक साथी हैं, आपकी पिछले दिनों उन्होंने वीडियो देखी दक्षिण अफ्रीका में, तो उन्होंने भी एक बात रखी है कि हर्निया जैसा जो जो रोग है, वो आप सब जानते हैं कि विदेशों में तो मेडिकल इस लाइन में बहुत बड़ा खर्च आता है, तो ऑपरेशन के नाम पे बहुत बड़े-बड़े बिल बन जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि आयुर्वेद में क्या इसका कोई समाधान ये है? यदि है तो वो आपके माध्यम से जानना चाह रहे थे, तो मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा नहीं, उसके नहीं, ऊपर बिल्कुल आपने ठीक पूछा। हार्निया रोग पहले तो ये समझिए होता क्या है, क्योंकि जो आप आहार का प्रयोग करते हैं उसको छोटी आंत एब्जॉर्व करती है और शोक करके जो बच जाता है उसको बड़ी आंत मल और मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो पहले आयुर्वेद कहता था कि पानी हम प्राणी नाम प्राण, पानी प्राणियों का प्राण है और ये पानी ही जीवन है। अब आपने क्या किया कि भोजन के बीच में पानी पीना बंद कर दिया। जब भोजन के बीच में पानी पीना बंद कर दिया तो रुक्ष या गाढ़ा अन्न जब आपके पेट के अंदर गया तो छोटी आंत ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, सोखा नहीं। जैसे फोम के ऊपर आप शहद डाल दीजिए, वो नहीं सोखेगी, पानी डाल दीजिए पी जाएगी। ऐसे जो गाढ़ा आपने अन्न खाया है उसको छोटी आंत एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वो आंत के रंध्रों को रोक लेता है। जो वो मल के साथ, मल जब आंत के साथ चिपक गया, जो एसिड उसको एब्जॉर्ब करता वो वहां रुक गया। रुकने का उसमें गंदगी पैदा हो गई जो गैस में, उसको आम विष बोलते हैं। वो आम विष जब रक्त में आ गया तो उसने आपको शुगर जैसे रोग, गठिया जैसे रोग पैदा कर दिए, बीपी जैसे रोग पैदा कर दिए। लेकिन वही अगर गैस बन गई और वो गैस जहां रुक गई, आंत में रुक गई और वो ऊपर की तरफ आई तो उसका नाम हाइटस हर्निया। बड़ी आंत में आकर के अगर कोलन की तरफ आ गई उसी का नाम है आपका जो हर्निया जो रोग है अम्बलाइकल हर्निया। और वही और आगे चला गया तो टेस्टिस का हर्निया बन गया और आमाशय का, और एक अम्बलाइकल हर्निया जो सुंडी का बन जाता है ना भी का, एक इंग्वाइनल हर्निया है वो हर्निया, क्योंकि वायु रुकी, उसको जाने का रास्ता नहीं मिला, जहां उसने शरीर को बढ़ा दिया वही चीज एक हर्निया के रूप में। तो इसलिए इसका है जो छोटा सा है कि अगर आप भोजन के बीच में पानी पीते तो आपको जितना पानी पिएंगे तो लिक्विड अंदर जाएगा, वो आंत में कहीं रुकेगा नहीं, छोटी आंत और बड़ी आंत के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा और आपको अंदर गैस बनेगी नहीं। गैस नहीं बनेगी तो हर्निया आपका सदा के लिए खत्म हो गया। अब गैस बन चुकी है, हर्निया बन चुका है, वो तो ये था भाई नहीं बनाएंगे तो, लेकिन जो बन चुका है अब हम क्या करें। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने दिल्ली बाईपास के नजदीक, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन नांगलोई अध्यापक नगर नजदीक नारायण धर्मकाटा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8595299299 या 7428299299। तो उस बने हुए के लिए आयुर्वेद कहता है अर्ध रोगहारी निद्रा सर्व रोगहारी अक्षुधा, कि सभी रोगों को नष्ट करती है भूख और शरीर के आधे रोगों को नींद नष्ट करती है। समय पर सोने शुरू कर लो। विदेशी लोग जो ना रात भर देखते रहते हैं, मोबाइल्स वगैरह देखते रहते हैं, आप शाम को जल्दी सो जाइए। और अक्षुधा बढ़ाने के लिए आप दिन भर नींबू पानी का प्रयोग कर लीजिए, भोजन के बीच में भी नींबू पानी का प्रयोग कीजिए। नींबू बड़ा गुणकारी, आपकी डाइजेशन पावर बढ़ाएगा। लेकिन अगर इसको गर्म पानी में आपने पी लिया नींबू तो ये गर्मी करेगा, रोग को पैदा करेगा। अच्छा, गर्मी बढ़ा देगा। नॉर्मल पानी में प्रयोग करेंगे ना गर्मी करेगा ना ये ठंड बढ़ाएगा, ये आपकी अक्षुधा को बढ़ा करके आपकी हर्निया रोग को दूर कर देगा। और मैंने तो फूड पाइप के कैंसर को भी नींबू पानी पिला करके और इसी सिद्धांत से ठीक किया। और आज तो कई कनाडा के लोग हैं और आपके यूके में भी बहुत से हैं, मुझे सिर्फ इसी बात से जानते हैं कि इन्होंने यूट्रस के कैंसर को ठीक किया, इन्होंने स्तन कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर को ठीक किया। क्योंकि आयुर्वेद के जब इस सिद्धांत को मैंने देखा कि सभी रोगों को भूख नष्ट कर सकती है तो खिलाना तो चाहिए। क्या लोग कहते हैं भाई भूखा रहना था, भोजन छोड़ देते हैं। भोजन नहीं छोड़ना, खाइए भरपेट, लेकिन उसको पचाने के लिए नींबू पानी का प्रयोग और घी का प्रयोग करा करके हमने कैंसर के रोगियों को ठीक किया। अब उनको कैंसर को दोबारा कैंसर नहीं बनेगा और कोई ऑपरेशन नहीं करानी पड़ी और आदमी ठीक रहने। इसलिए मैं अपने प्रोग्राम में हर बार ये कहता हूँ घी खाओ, दूध पियो, दही पियो, लेकिन समय पर खाओ। दही आप दिन भर पीते हो नहीं पीना चाहिए, सुबह सुबह का समय दही पीने, दही पी करके
दही खिला करके हमने प्रोस्टेटिक कैंसर को ठीक किया, और डॉक्टर कहते हैं भाई प्रोस्टेट कैंसर हो गया तो हड्डियां भुरभुरा जाएंगी, टूट जाएंगी। अरे दही का प्रयोग करोगे तो हड्डियां क्यों भुरभुराएंगी? क्यों? कैल्शियम की कमी होगी, और कैल्शियम कम नहीं होगा तो पीसीए बढ़ा हुआ क्या कर लेगा, आपका प्रोस्टेटिक कैंसर क्या करेगा? क्यों हड्डियां टूटेंगी आपकी? आज हमारे रोगी ठीक हैं क्योंकि हम आयुर्वेद के तरीके से उनका कैल्शियम बना रहे हैं, आयुर्वेद के तरीके से उनकी भोजन पावर को बढ़ा रहे हैं, आयुर्वेद की तरीके से घी और दूध खिला करके, यानी भोजन की व्यवस्था से हम रोगों को ठीक कर रहे हैं, ना कि इलाज करके। क्योंकि आयुर्वेद खुद कहता है कि हिता अहितम सुखम दुखम आयुष्टस्य हिता अहितम मानम च तत् यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। आयुर्वेद कोई औषधि का ज्ञान नहीं है, आयुर्वेद सिर्फ उसी शास्त्र का नाम है जो ये बताए कि आपके शरीर के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या सुखकर है, क्या दुखकर है। वो चीजें अगर बता दीजिए, नींद अच्छी है तो नींद लीजिए, ये खाना अच्छा तो खाना खाइए, बस यही तो है आयुर्वेद, यही है आपके रोगों का समाधान। तो वैद्य जी, इसमें थोड़ा सा और मैं बात को जोड़ रहा हूँ। ये तो ठीक है, यहाँ अपने आसपास की जो बातें हैं उसमें कोई व्यक्ति मिलना चाहे तुरंत कोई मिल भी सकते हैं, और जो व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में बैठा है, विदेश में कोई साथी बैठा हुआ है, उसको दिक्कत भी है और थोड़ा वो आगे भी बढ़ गई है दिक्कत, तो उसके इलाज के लिए क्या कोई आयुर्वेद की दवाई आपके पास है? क्या हम यहाँ से उधर भेज सकते हैं? ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? बिल्कुल है, हमारी अपनी दवाइयाँ जो मैं इलाज कर रहा हूँ, घरेलू इलाज इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसका करके आपको लगे सुधार हो रहा है तो मेरी दवाई खाएंगे तो और जल्दी ठीक हो जाएंगे। और आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी मेरे से बात कर सकते हैं, या मेरा अपना यूट्यूब चैनल जो नाड़ी वैद्य कायाकल्प, आप कहीं भी देखिए, उसको कमेंट्स कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। और जो आपके लक्षण जान करके जब मैं आपसे बात करूंगा तो मुझे प्रकृति का ज्ञान हो जाएगा, तो आपकी प्रकृति का ज्ञान करके मैं आपकी दवाई कोरियर के द्वारा वहां भेज सकता हूँ जहाँ आप रह रहे हैं। तो आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि आप दक्षिण अफ्रीका में या साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में है या इंग्लैंड में या यूरोप में है या किसी अन्य देश में, जहाँ भी है आजकल तो साधन है, आप सभी लोग व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी मिल सकते हैं, या फिर हमारे भारत में आकर के मेरा रुकने का स्थान है, यहाँ रुक करके अपना पंचकर्म करा करके आयुर्वेद की चिकित्सा करा करके आप बहुत जल्दी ठीक होकर के जा सकते हैं। नहीं तो ये जो नंबर दिए हैं, किसी भी नंबर पर बात कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूँगा, आपका रोग जान करके आपकी दवाई आपके घर बैठे कोरियर के द्वारा पहुँच जाएगी। वहाँ तक पहुँचाना हमारी जिम्मेवारी है, जैसा मैं बताऊँ उस परहेज के साथ खाएंगे तो दवाई रोग को भगाने की भी जिम्मेवारी मेरी ही। परहेज के साथ रहो और जैसा बताऊँ वैसे खाइए। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने दिल्ली बाईपास के नज़दीक, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन नांगलोई अध्यापक नगर नज़दीक नारायण धर्मकाटा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8595299299 या 7428299299। तो वैद्य जी ने की बात कही है, परहेज जरूर रखें, सावधानी रखेंगे तो बीमारी जो है वो जल्द स्वस्थ हो जाएंगी, आप स्वस्थ रहेंगे तो बड़ा काम कर सकते हैं। वैद्य जी, आज की इस परिचर्चा में मैं अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, और प्रश्न क्या, वो भी बहुत से लोग जिसके बारे में चर्चा करते हैं, थायराइड से कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रभावित दिखता है, और दोनों तरह की थायराइड से प्रभावित दिखता है। कुछ लोग थायराइड से पतले हो जाते हैं, कुछ लोग थायराइड से मोटे हो जाते हैं। तो ये थायराइड क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं, उसके बाद में उसके समाधान। थायराइड उस प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा जो बाजार के नमक प्रयोग करते हैं। अच्छा जी। आप लोग सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए। सेंधा नमक और बाजार के नमक में क्या अंतर है? बाजार का नमक आप प्रयोग करेंगे उससे एसिडिटी बढ़ेगी, बाजार के नमक का प्रयोग करेंगे वो जलन बढ़ाता है, बीपी को हाई करता है, आंखों को कमजोर करता है, शुक्र धातु को खत्म करता है। और जब शुक्र धातु कम हो जाती है तो शरीर के जो अंग है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, और हमारी ग्लैंड्स फ्लेक्सिबल होती है, जैसे हार्ट ऐसे काम करता है, आंतें भी ऐसे काम करती हैं। तो ग्लैंड्स का भी फैलना और सिकुड़ना जब कम हो जाता है, उसके अंदर स्निग्धता खत्म हो जाती है, चिकनाई खत्म हो जाती है, तो या तो कम काम करने लग जाती है या ज्यादा काम करते हैं। ज्यादा करते हैं सूख जाते हैं, कम लिखते हैं तो मोटा लगते हैं। तो इसका समाधान फिर आप क्या देखते हैं? इसका समाधान यही है कि भोजन के बीच में पानी पीने से जो लिक्विड अंदर जाएगा तो उससे कभी थायराइड नहीं होता। भोजन के साथ घी का प्रयोग करने से, क्योंकि स्निग्धता बनी रहेगी, कभी आपको थायराइड नहीं होगा। लोग कहते हैं जी घी खाने से तो मोटे हो जाएंगे, मैं कहता हूँ घी खा करके देखिए, मोटे आदमी जिसको डॉक्टर कहते हैं थायराइड के कारण मोटे हो गए, आप घी खाइए आप पतले हो जाएंगे।
और आयुर्वेद में तो बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं थायराइड के नाम से जो हम भी बनाते हैं, और हम कहते हैं 2 महीना लगातार खाइए, थायराइड की दवाई की आवश्यकता नहीं है। अच्छा थायराइड सदा के लिए ठीक हो जाएगा। अच्छा जी। या एक घरेलू माँ को बताता हूँ, जो मेरा विदेशों में बहुत लोग कहते हैं वैद्य जी आपके कारण तो आज आप जिंदा हो गए, नहीं तो डॉक्टर ने जो कह दिया था सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, खाते खाते जोड़ों में दर्द आ गया था, किसी ने गठिया बना दिया था और हम तो परेशान थे। और एक माता छोटा सा नुस्खा उनको, जो आप पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग मुझे जानते इस बारे में, तो वो है कि 1 चम्मच धनिया रात को भिगो दीजिए, सुबह उबाल करके उस धनिया को ठंडा कर लीजिए, धनिया के पानी को, और उसके साथ अनार का छिलका बीज निकाल दीजिए, छिलका फ्रिज में रख लीजिए, 1 पौरवे जितना, उंगली के पौरवे जितना, वो कच्चा अनार का छिलका खा के देखिए, जहाँ भी आपको लगे कि आपका थायराइड ठीक हो गया है। मैं जिसको लेने का समय क्या रखें? सुबह खाली पेट? सुबह खाली पेट ठंडे पानी के साथ, ठंडा पानी हो, जो आपने धनिया का पानी उबाला है उसको उबाल के ठंडा कर लीजिए, उसके साथ लीजिए सिर्फ सुबह। और इस नमक का प्रयोग बंद कर दीजिए जो बाजार में आ रहा है, सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए, जिसको लाहौरी नमक कहते हैं, जो डले के रूप में मिलता है, उस नमक का प्रयोग कीजिए और आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। और एक और बताऊं, थायराइड जब चाइना से युद्ध हुआ उससे पहले भारत में नहीं था। अच्छा जी। चाइना युद्ध के समय उन्होंने देखा चाइनीज ने कि हम सारे छोटे छोटे हैं, अरे इंडिया के लंबे लंबे तगड़े आदमी और बड़े तगड़े भी हैं, डरते नहीं, तो उन्होंने देखा क्या चीज़ है, तो उन्होंने सेंधा नमक को देखा कि लोग तो सेंधा नमक का प्रयोग करते। उन्होंने कुछ क्षेत्र में जाके जहाँ आयोडीन की कमी थी, वहाँ उन्होंने कहा कि हमने आपको आयोडाइड नमक दे रहे हैं, आप इस नमक का प्रयोग कीजिए। उस नमक का इतना प्रचार कर दिया, बड़ा विज्ञापन। हाँ, हमारा घरेलू नमक तो पानी लग करके गीला हो जाता था, उन्होंने ऐसा बना दिया खुश्क रहता है। तो गृहिणियों ने, घरवालियों ने क्या देखा, अब भाई आपका तो नमक गीला भी नहीं होगा, सूखा सूखा भी रहता है, आता है। उन्होंने कूटना पीसना तो तुम मेहनत करना तो बस का था नहीं, वो कूटना पीटना बंद करके बाजार का लेना शुरू कर दिया। जब से उस नमक का प्रयोग शुरू किया तभी से लोगों में थायराइड बढ़ता चला गया। तो उस नमक का प्रयोग बंद कर दीजिए। फिर भी लगता है थायराइड या इस तरह की चीज़ें मैं ठीक नहीं हो तो मेरी दवाई मंगा लीजिए, मैं आपको ठीक कर दूंगा। थायराइड कोई बीमारी नहीं, शुगर कोई बीमारी नहीं, सर्वाइकल, माइग्रेन, एसिडिटी। मैं तो ये कहता हूँ कि सुंदर शरीर को प्राप्त करके, जब रोगों से परेशान होकर के, टेस्टों से परेशान होकर के आप ये समझने लग जाएं कि भगवान उठा ले तो अच्छा है, उस उठ जाने से पहले, उस चले जाने से पहले सिर्फ 15 दिन हमारी औषधि का प्रयोग कर लीजिए, और 15 दिन में आपको लगे कि आपको 90% सुधार हो रहा है तो आगे दवाई मंगा लीजिए। हमारी दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, आप जहाँ भी हैं आपको दवाई मिलेगी, पहुँच जाएगी, देश में है या विदेश में। धरती की धूल से लेकर के आसमान आकाश तक आयुर्वेद हर जगह प्रभावित करता है, और वैद्य जी ने जो आपको नुस्खे दिए हैं वो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे, ये मैं विश्वास कर सकता हूँ। वैद्य जी, आज इस कार्यक्रम में अंतिम संदेश हम आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आज के एपिसोड का एक संदेश जो है आपकी तरफ से। देखिए, आयुर्वेद कहता है डर गया सो मर गया, आपको डरना नहीं है। मृत्यु निश्चित है, अकाल मृत्यु कभी आते नहीं। रोग जो है ये कुछ समय के लिए आपके कर्मों का फल है। अगर मृत्यु आ गई है तो जरूर जाए, नहीं तो ये रोग आकर के चले जाएंगे। इसलिए घबराओ मत। रोग कौन सा है, सिर्फ परहेज रखो, और परहेज यही है समय पर भोजन। भोजन के साथ पानी का प्रयोग करो और मोटे आटे का प्रयोग करो, जिसमें 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चना, 1 किलो जौ हो, ऐसा आटा बना करके, या ऐसा चावल जिसके अंदर अच्छा चिकनाई हो, ये बासमती वगैरह नहीं, ये रुष्ट है, जिसके अंदर घी हो, चिकनाई हो, ऐसे चावल का प्रयोग कीजिए, जो सस्ते भी आते हैं, मोटे भी होते हैं, उस चावल का प्रयोग कीजिए। चावल खाइए या रोटी खाइए, लेकिन समय पर खाइए, कभी रोग नहीं आ सकते, आप सदा स्वस्थ रहें। वैद्य जी ने कहा है कि मरना तो सबको है, पर डर के नहीं मरना है। आयुर्वेद से जुड़े रहेंगे, जड़ों से जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। वैद्य जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं भविष्य में भी आप इसी प्रकार से मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, अपने राष्ट्र को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारत। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए। रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने, दिल्ली बाईपास के नज़दीक। और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, नांगलोई अध्यापक नगर नज़दीक, नारायण धर्मकाटा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8595 299 299
या 7428 299 299